आपको भाभी माँ शब्द का अर्थ तो पता ही होगा, है ना? भाभी जो माँ के समान होती है, जिसके मन में माँ जैसा ही वात्सल्य होता है। त्रेता युग में राम लखन ने राम जी को भाई का नहीं किंतु पिता का दर्जा दिया था, और यही हमारे सनातन भारत की परंपरा भी रह चुकी है। किंतु आज के रिश्ते क्या इन शब्दों के, इस इज्जत के, इस भाव के लायक हैं, या केवल ये अब इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह चुके हैं? हमारे वक्त पे माँ जी और पापा जी को पैसे खर्च करने में बड़ा ही संकोच हो रहा था। ऋत्विक के वक्त देखो ना, पैसे जैसे पेड़ पर उग रहे। हमने तो कहा था पापा से कि क्या जरूरत है ये चौंचले करने की, ये हल्दी मेहंदी ये शगुन, लेकिन नहीं, पापा जी कह रहे हैं तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, कीर्ति को 7 साल, अब ऋत्विक आखिर है, इसमें हम दिल खोल कर सब कुछ करना चाहते हैं। देख लो, कंपनी में मेहनत करते हैं आप, पसीना बहाते हैं आप, और ऐश कर रहा है आपका छोटा भाई, जिसने कुछ ही महीने बस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ऋत्विक के आने से पहले हमने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा है। अरे वो तो तभी पढ़ाई करता था, आज हमारा बिजनेस जिस मुकाम पर है वो सब हमारी वजह से है। हम भी तो वही कह रहे हैं, आपने कंपनी में बहुत मेहनत की, हमने घर में, लेकिन आप देखिएगा कैसे छोटी बहू के आते ही माँ जी के भी तेवर बदलने वाले हैं। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। हम ये कह रहे थे कि भाभी, आपको सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ऋत्विक की हल्दी शुरू हो गई। हाँ कीर्ति, हम बस आते हैं, तुम चलो। चलो चलो, वरना सब कहीं यही ना आ जाए, चलो आ जाओ। जब भी हम काम की बात करने लगते हैं तब कोई ना कोई आ ही जाता है टांग अड़ाने के लिए। अग्रवाल परिवार में घर के सबसे छोटे बेटे की शादी होने जा रही थी। चारों तरफ खुशियां थी, रिश्तेदार बधाई देते नहीं थक रहे थे, लेकिन इस घर के सबसे बड़े बेटे विशाल और उसकी पत्नी काजल के मन में कुछ और ही चल रहा था। सोनाली, आओ, कलश गिराओ, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। आज हमारा परिवार पूरा हो गया, हमने हमारी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया, दामाद जी इतने अच्छे मिले हैं, अब हमें और क्या चाहिए। अरे माँ जी, आपने तो बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब हमारी बारी है देखने की, हमारी देवरानी हमें क्या सुख देती है, सुख देती भी है या नहीं। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सोनाली इस घर को भी उसी तरह संभालेगी जैसे आपने संभाला है। हमें इस घर में आए 10 साल हो गए हैं कीर्ति, इस घर को हमने ऐसे संभाला है जैसे कोई मंदिर हो। लेकिन अब नई बहू आ गई है, वो भी आजकल की, वो तो अपने तरीके से करेगी ना सब कुछ। लेकिन सोनाली देख लो, हम भी तुम्हारी छोटी सास ही हैं, हम ऐसे ही कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें। सोनाली, काजल की बात का बुरा मत मानो, वो मजाक में ये सब कह रही है, और बात तो उसकी भी सही है कि उसने इस घर को बहुत सालों से संभाला है, इसलिए वो भी तुम्हारी सास के समान ही है। तुम्हें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो उससे पूछ सकती हो। जी भाभी, आपके साथ रहकर मैं भी सब कुछ सीख जाऊंगी। हाँ भाई, अब वो तो वक्त की बात है, तुम सीखती हो या सिखाती हो। ये भाभी को क्या हुआ है माँ, ऐसे क्यों बात कर रही है? सोनाली अभी अभी तो इस घर में आई है। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे, लेकिन तू छोड़, अगर अभी कुछ कहेंगे तो शादी का माहौल खराब हो जाएगा। काजल और विशाल का बर्ताव ऋत्विक की शादी के बाद बदल सा गया था। उन दोनों को यही लगने लगा था, क्योंकि ऋत्विक और उसकी पत्नी ने अभी सब कुछ संभाला है, इसलिए उनका हक इस घर पर और बिजनेस पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। आइए आइए देवरानी जी, आप तो पहले दिन ही लेट हैं। मुझे लगा था आज आप सुबह सुबह मेरे कमरे में मुझे चाय देने आएंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। सॉरी भाभी, वो शादी की थकान उतरी नहीं थी ना, इसलिए। हाँ हाँ भाई, अब नई बहू है तो आलस, थकान, बहाने सब कुछ चलता है। मेरे वक्त पर अगले ही दिन मुझसे सारे परिवार का खाना बनवा दिया था माँ जी ने। काजल बहू, अब पहले वाला जमाना कहाँ रहा है, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। अब तो ये बातें पुरानी ही लगेंगी, सही है। अब तो सोनाली से पहले कुछ मीठा बनवा ले और उसके बाद खाना बना लेना दोनों, ठीक है? हाँ, आज एक काम करो, मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दो, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या बनाना है। यहाँ घर का खाने का मेनू मैं ही तय करती हूँ। जी भाभी, ठीक है। यहाँ काजल अपनी देवरानी से रसोई का हर काम करवा रही थी, वहां विशाल ऋत्विक को हर काम में ये जताने में लगा था कि उसने बिजनेस को उससे ज्यादा संभाला है। भैया, मैं ये सोच रहा था कि ये पुराने खातों की जगह मैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, जिससे हमें बार बार कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋत्विक, कुछ महीने हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, तुझे अभी तक ना बाजार का पता है ना साड़ियों की मार्केट का, तो ये सब मुझ पर छोड़ दे। भैया, माना आपने मुझसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन अब बाजार काफी आगे पहुंच चुका है,
अब ये बही खाते और लिखने का काम कहीं भी नहीं होता है। तो पहले यहाँ कुछ सीख ले, उसके बाद कुछ भी करना हो तो पहले मुझसे पूछ लेना, उसके बाद कुछ करना, समझे? विशाल, ऋत्विक ठीक ही तो कह रहा है। वो पढ़ा लिखा है, उसे आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। उसने कुछ महीने पहले जो ऐप डलवाई थी यहाँ, उससे हमें कितने सारे नए ग्राहक मिले हैं। पापा, अगर कुछ नए ग्राहक मिलने से कोई व्यापार करना नहीं सीख जाता? आपको भी पता है, आप जब ये बिजनेस संभालते थे और मैंने जब से संभाला है, तब से इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन ऋत्विक को भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का। हाँ तो करे ना, लेकिन कुछ भी करना हो तो मुझसे पूछ कर करे, ऐसे ही कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं पापा, भैया मुझसे बड़े हैं, वो जैसा कहे। ऋत्विक अपने बड़े भाई की काफी इज्जत करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई ने अपने कई साल इस व्यापार को दिए थे और घर को भी संभाला था, इसलिए उसने अपने भाई से ज्यादा बहस करना सही नहीं समझा। सोनाली बहू, तुम यहाँ अकेले खाना बना रही हो? काजल कहाँ है? वो शायद दूसरा काम कर रही होंगी माँ जी। उन्होंने कहा कि मैं खाना बना लूं, उसके बाद उन्हें बुला लूं। तुमने ये इतना कुछ अकेले बनाया? हाँ, वो भाभी सब कुछ बता कर गई थी, ये सभी बनता है यहाँ, तो मैंने सब कुछ बना दिया। इतना सब तो नहीं बनता है हमारे घर में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, सारा खाना टेबल पर लगा दो। जी माँ जी। बन गया खाना? जी भाभी, बन गया है। हाँ तो तुम एक काम करो, रोटियां सेकती जाओ, सब खाते जाएंगे। रोटियां एक साथ ही बना लो, सोनाली भी बैठ जाए हमारे साथ खाना खाने। अरे माँ जी, ठंडी रोटियां इन्हें पसंद नहीं आती, और परी भी ठंडी रोटी नहीं खाती। नहीं मम्मा, मैं खा लेती हूँ। चुप करो तुम, जाओ टेबल पर बैठो। परी, आप जाकर टेबल पर बैठो, चाची आपके लिए गर्मा गर्म रोटी लेकर आती है, ठीक है? जी चाची, आप कहती है तो मैं चली जाती हूँ। लो, अब इसके भी नखरे शुरू हो गए, चाची की बात मानने लगी। सोनाली से बहुत ज्यादा हिलमिल गई है परी। हाँ, बातें बनाने में तो आजकल की लड़कियां तेजी है, बच्चे उनकी झांसी में आ ही जाते हैं। अगर तुम्हें रोटियां नहीं बनानी तो हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप सब खाने के लिए बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ रोटियां। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सोनाली सबके लिए रोटियां सेकती गई और सब लोग खाना खाने में लगे हुए थे, लेकिन ऋत्विक सोनाली के बगैर खाना नहीं खा रहा था। क्या बात है देवर जी, आपको अपने पत्नी का हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? खाना नहीं खा रहे आप? ऐसी बात नहीं भाभी, मैं सोनाली का इंतजार कर रहा हूँ, उसके साथ खाना खाऊंगा। देख लो, अभी से बीवी के पीछे कैसे लट्टू हुए घूम रहा है। उसे और कोई काम है ही क्या? उसे पता है घर के बड़े बैठे हैं, काम और घर संभाल लेंगे। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है भैया? बड़ों का साया होता है सर पे, तो वो ईश्वर के आशीर्वाद के समान होता है। हाँ, लेकिन कई बार लोग इस आशीर्वाद का गलत उपयोग करने में लग जाते हैं। हाँ, इसीलिए ये ऋत्विक आलसी होता जा रहा है। उसे पता है कि भैया बैठे हैं सब कुछ करने के लिए। मैं भी आपकी तरह सब कुछ करना चाहता हूँ भैया, कई सारे बदलाव लाना चाहता हूँ हमारी कंपनी में। बस यही, कुछ बात की नहीं, ये साहब हवा में उड़ने लगते हैं। तुम्हें पता भी है कि हमारी कंपनी में कितना फायदा और नुकसान होता है। बस बदलाव लाना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। तुम्हारे भैया कितने पहले से इस व्यापार को संभाल रहे हैं, कितने धैर्य और शांति से सब कुछ हैंडल किया है उन्होंने। तुम तो अभी अभी आए हो। ऋत्विक विशाल से उम्र में कितना छोटा है। विशाल 35 का है, ऋत्विक अभी 28 का। वो अपनी उम्र के हिसाब से ही बिजनेस में आया है बहू। पापा जी, आप तो ऐसे ही बुरा मान रहे हैं, मैं तो बस एक बात कह रही थी। बात हमेशा हालात को देख कर करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह हवा में। अपने ससुर के सबके सामने डांटने पर काजल तिल मिला उठी थी। अब उसने बच्ची कुची आग भी निकालनी शुरू कर दी। पापा जी को तो बस हम काम के वक्त ही याद आते। देखा नहीं, आज उनके छोटे बेटे बहू को कुछ शब्द क्या कह दिए, कैसे मुझे सुनाने लगे। हाँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते यार। बहुत कुछ कर सकते हैं विशाल, मैं हमेशा से यही कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। हमारा योगदान इस घर में, इस बिजनेस में कितने सालों से है। अगर हम नहीं होते तो कब का ये घर और व्यापार दोनों बिगड़ गए होते। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सबसे होगा क्या? इन सबसे होगा ये कि अगर हमने मेहनत और योगदान ज्यादा दिया है तो हमें हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमने 80% काम किया है और उन दोनों ने केवल 20%, इसलिए इस घर में हमारा हिस्सा भी सबसे ज्यादा हमें मिलना चाहिए। काजल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, हमें इसका फल भी ज्यादा ही मिलना चाहिए।
हाँ तो तुम इस बारे में पापा से बात करो ना, अपना हक किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। काजल के भड़काने पर विशाल पूरी तरह से उसके बहकावे में आ चुका था। अगले कुछ दिन उसने ना तो ऋत्विक को कोई काम सौंपा, ना ही उसे किसी भी फैसले में शामिल होने दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ विशाल, ये सब क्या चल रहा है? आखिर क्यों तुम ऋत्विक को ऐसे पीछे ढकेल रहे हो हर चीज में? क्योंकि उसका हिस्सा उतना ही है। क्या हिस्सा? और ये बात तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे गई कि उसका हिस्सा बस इतना ही है? क्यों पापा, क्यों नहीं सोच सकता मैं ऐसा? मैंने इस व्यापार को अपनी जिंदगी के इतने साल दिए हैं, इसलिए इस घर पर और इस व्यापार पर मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा बनता है। वाह वाह बेटा, मैंने सुना था कि कलयुग में भाई भाई का नहीं रहेगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में भी कभी ऐसा होगा। पापा, मैं बस अपने हक की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हक की बात? विशाल, ऋत्विक ने अपनी उम्र के साथ कुछ महीने पहले काम शुरू किया है। या इस उम्र में उसकी क्या गलती है कि वो तुमसे उम्र में छोटा है? तुम उम्र में सबसे बड़े थे तो तुम्हें पहले मौका मिला। सोचो, अगर यही ऋत्विक को पहले मौका मिलता यहाँ काम करने का तो तुम यही कहते? मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरा हिस्सा इस व्यापार में पूरा 80% का है और इसका 20 का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या क्या कर लोगे तुम? तो मैं ये घर और व्यापार दोनों छोड़कर चला जाऊंगा। भैया, आप घर छोड़कर जाने की बात मत कीजिए प्लीज। अगर आपको लगता है मैंने इस व्यापार में कुछ नहीं किया तो मुझे मंजूर है। ऋत्विक, तुम दोनों मेरे बेटे हो। इस व्यापार में और घर में तुम दोनों का बराबर हिस्सा है बेटा। रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर अपने घर को नीलाम करने के बाद, भाइयों के बीच दरार आने के बाद इस पैसे का मैं क्या ही करूंगा पापा? मुझे नहीं चाहिए ये सब। जहां बड़े भाई को पिता का फर्ज निभाना चाहिए था, वहीं छोटे भाई ने समझदारी दिखाई और अपना हिस्सा छोड़ दिया। लेकिन घर में भी काजल ने सोनाली को जैसे कामवाली बनाकर रखा था। सोनाली, मैंने कामवाली को निकाल दिया है आज से। ये बर्तन और पोछा तुम्हें खुद करना है। लेकिन तुमने कामवाली को क्यों निकाल दिया काजल? मैं जब शादी करके आई थी इस घर में, तब यहाँ कौन सी कामवाली थी माँ जी? अब सोनाली को भी यही करना होगा जो मैं करती थी। कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम काजल? जो इतने साल पहले हो गया है उसे वापस से क्यों दोहराना है? मैंने जितनी मेहनत की है ना इस घर में, उसे भी तो पता चले कैसे बना जाता है ससुराल में बहू आखिर। पहले मुझे लगा था कि तुम बस जेठानी बनने का घमंड दिखा रही हो, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से साफ लग रहा है कि ये नफरत है जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। आप इसे जो समझे माँ जी, लेकिन अगर सोनाली को इस घर में मेरी जगह हासिल करनी है तो मेरे जितने त्याग भी करने होंगे। भाभी, आपकी जगह इस घर में कोई भी नहीं ले सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं ये सब करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। नहीं सोनाली बहू, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं ये सब करती थी तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तब इस घर के हालात और थे काजल, और तब मैं भी तुम्हारी मदद किया करती थी, याद है तुम्हें? लेकिन जब से सोनाली इस घर में आई है तब से तुमने उससे सिर्फ काम करवाया है, उससे बस तकलीफ पहुंचाई है। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। नहीं भाभी, आप इस घर से कहीं नहीं जा रही हैं। अगर कोई जाएगा इस घर से तो वो मैं और सोनाली है। ऋत्विक, क्या कह रहा है तू? माँ, भाइयों के रिश्ते में, घर के रिश्ते में, इससे पहले कि और खटाश पैदा हो, इससे अच्छा है कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इस घर को, इस व्यापार को भैया भाभी ने ही संभाला है, उनका हक बनता है यहाँ रहना। चलो सोनाली। जी अब कुछ कहिए ना, देखिए वो घर छोड़कर जा रहा है। विशाल, तेरा छोटा भाई घर छोड़कर जा रहा है। देख, पूरा घर बिखर रहा है। अभी भी वक्त है बेटा, रोक ले उसे। अपने हिस्से के 20% भी तेरे नाम कर दिए उसने। तो मैंने तो उसे घर छोड़कर जाने को नहीं कहा, वो खुद जा रहा है, मैं नहीं रोक सकता उसे। विशाल, जिस 80% के लिए आज तुमने दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी की है ना बेटा, देखना ये पैसा, ये हिस्सा, ये शौहरत एक दिन तुझे खोखली लगने लगेगी। ऋत्विक इस घर से, व्यापार से एक कौड़ी भी नहीं लेता। उसने लिया तो बस बड़े भाई भाभी का आशीर्वाद, अपने माता पिता की दुआएं और उनकी साथ में एक तस्वीर जो वो अपने सीने से लगाए, उस घर से मुकरते हुए निकल गया। घर का जो आंगन कभी परिवार से भरा हुआ रहता था, आज वो सूना सूना सा हो गया था। ऋत्विक ने पलट कर कभी नहीं देखा, और ये बात विशाल को उम्र भर के लिए एक गिल्ट का एहसास करवाती रही। 20 साल बाद। इतने साल हो गए,
अभी तक उसी गिल्ट में जी रहे हैं आप। अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उसका हिस्सा खा गया मैं। पापा अपनी आखिरी सांस तक मुझे माफ नहीं कर पाए थे। माँ ने मरते दम तक कभी अपनी जुबान से मेरा नाम तक नहीं लिया। जानती हूँ, आपको ही नहीं मुझे भी इस बात की पीड़ा अंदर ही अंदर खाए जाती है कभी कभी। काजल, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सब जरूरी था? क्या हमारा 80% लेना इतना जरूरी था कि हमने अपने ही हाथों से अपने ही घर को आग लगा दी? क्या ये सब जरूरी था? काजल की चुप्पी कई सारे जवाब दे रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। उन दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उनका मन गिलानी की अग्नि में किस तरह से भस्म हुआ पड़ा है, और ये पैसा, शोहरत, बड़ा घर उनकी किसी काम नहीं आ रहा था।